Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect you all are doing extremely well. So today we are going to start with chapter number 17 which is due diligence, investigation and forensic accounting. ये जो वर्ड forensic accounting है ये अमेंड होकर बना है forensic accounting क्योंकि ये पहले हुआ करता था forensic auditing. What it was forensic auditing. Now it becomes forensic accounting. तो अब हम पढ़ेंगे forensic accounting के ही रेफरेंस में. Okay, so but we will study due diligence first, then investigation and then forensic accounting. Let's start with due diligence, but उससे पहले as usual have a glimpse of chapter overview. So due diligence में हमें क्या क्या कवर करना, we will cover the purpose of due diligence. ड्यू डिलीजेंस का पर्पस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, वर्क अप्रोच क्या होना चाहिए व्हेन वी आर कंडक्टिंग ड्यू डिलीजेंस, एंड देन कंटेंट ऑफ द ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट. हम रिपोर्ट में क्या क्या लिखेंगे जब हम ड्यू डिलीजेंस करके रिपोर्ट देंगे एंटिटी को, तो हम उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं वो सारा कंटेंट हमें इस चैप्टर में पता चलने वाला है. सो यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट हुआ. उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. What are the steps in investigation and what are the particular issues in which we conduct investigation? We are supposed to do the investigation and the difference between audit versus investigation. Audit versus investigation. This is one of the most important topic. ये मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ. इसको यहीं पर लड्डू मार्क कर लो क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से याद करके कवर करने वाले हैं. इसमें कोई भी आपको मीन्स ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है लाइक एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके बाद बोला गिव सम डिफरेंसेस, तो उसमें 2 to 4 लाइंस में आपको डिफरेंसेस भी देना है. तो ऐसे करके लिंक क्वेश्चन एक आ सकता है. इट माइट बी ऑफ 1 of 2 मार्क्स. मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा. अगर आ जाता है तो अच्छा ही है, बट स्टिल 1 or 2 मार्क्स के लिए ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जहाँ पर हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे. फॉरेंसिक अकाउंटिंग का सी गायब है यहाँ से, बट स्टिल ठीक है, हम तो पूरा ही लिखेंगे. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हमें 4 पार्ट्स कवर करने हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, भाई ये है क्या. देन फ्रॉड एंड प्रोसीजर्स, व्हाट आर द फ्रॉड एंड द रिस्पेक्टिव प्रोसीजर. क्यों हम बनने जा रहे हैं डॉक्टर साड़ू के ओवर हेयर, तो इसके लिए हमको ऑब्वियसली नॉट डॉक्टर साड़ू के क्योंकि हम तो अकाउंट ही करेंगे. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट स्टिल हमें करना डेटा के साथ डॉक्टर साड़ू के वाला काम है. देन FAIS, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इस पर हम बात करेंगे. सो यहाँ पर हो गया हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग का ओवरव्यू. एंड ये तीनों पॉइंट में हम यही स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं. जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊंगी, जैसे मैं हर बार चैप्टर के साथ में बता देती हूँ. सो लेट्स प्रोसीड विथ द ड्यू डिलीजेंस फर्स्ट, देन वी विल मूव टू अनदर इन्वेस्टिगेशन एंड द फॉरेंसिक अकाउंटिंग पार्ट. Let's start with due diligence review first. Before entering into technical veracity of the concept, first हम लेमैन टर्म में समझते हैं, उसके बाद ही हम टेक्निकल जो हमारी लैंग्वेज है मॉड्यूल की उसमें एंटर करेंगे. बिकॉज जो हमें लैंग्वेज यहाँ पर दी है वो हमें लर्न करनी है, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो लर्निंग आसान हो जाती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज अ कंपनी. यस, नाउ इट्स फिट टू राइट इट ऑन. सपोज दिस इज अ कंपनी एंड इस कंपनी में चाहिए सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट. तो इस कंपनी में चाहिए सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करने आता है ये बंदा. दिस इज मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं. तो ये चाहते हैं कि एक बार इस कंपनी का रिव्यू कर लें क्योंकि मिस्टर एक्स को अभी हाथ में क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर मिस्टर एक्स इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि मिस्टर एक्स एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनको लगता है कि अगर कंपनी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो ये अपने जो ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, मीन्स जो ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट इनके लिए थोड़ा सा सुकून का हो जाता. थोड़ा सा इनको लगता कि हाँ चलो ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर है. बट अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि बस मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिले हैं, उसके अलावा मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसके बेसिस पर मिस्टर एक्स ये सोच सके कि हाँ चलो भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा. ठीक है, रिस्क कम हो जाएगा. तो उस पर्टिकुलर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए
मिस्टर एक्स क्या चाहते हैं कि उनको इस कंपनी की और इन्फॉर्मेशन मिले, और उस कंपनी की और इन्फॉर्मेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है एक और बंदा। ये बंदा है मिस्टर वाई, और ये बंदे को हम नाम देंगे ड्यू डिलिजेंस रिव्यूअर। ये कौन है? ये है ड्यू डिलिजेंस रिव्यूअर। और ये क्या करेगा? ये इस पर्टिकुलर, थोड़ा सा मुस्कुरा दो भाई रिव्यूअर भाई साहब, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अरे भाई हाँ चलो ठीक है, सपोज कि ये हंस रहा है, नहीं हंस रहा है तो ठीक है, रो भी रहा है तो चलेगा, ठीक है। तो ये रिव्यूअर को क्या करना है? इस रिव्यूअर को करना है इस कंपनी का ऑडिट। इस कंपनी का ऑडिट नहीं, इस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। और इस ड्यू डिलिजेंस रिव्यू को करने के बाद ये रिव्यूअर बनाएंगे अपनी रिपोर्ट, और उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये पूरी रिपोर्टिंग करेंगे एज टू हाउ ही असेस, हाउ दिस रिव्यूअर असेस द कंपनी। इस रिव्यूअर ने कंपनी को किस तरह से असेस किया है, ये पूरा असेसमेंट लिखने वाले हैं ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी? ये रिपोर्ट जाएगी इस बंदे के पास जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो मिस्टर रिव्यूअर क्या करेंगे? इस कंपनी का पूरी तरह से रिव्यू करेंगे, इसके इंटरनल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। मिस्टर रिव्यूअर बिल्कुल प्रूडेंट बेसिस पर, मतलब एक ऐसा बंदा जिसको अगर अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना होता तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करता, किस तरह से इन डेप्थ असेसमेंट करता, किस तरह से स्टडी करता उस कंपनी को, ये रिव्यूअर एकदम प्रूडेंट पर्सन के तौर पर आकर इस कंपनी का पूरी तरह से रिव्यू करेगा और एक रिपोर्ट बनाकर इस पर्टिकुलर बंदे को मिस्टर एक्स को प्रोवाइड कर देगा, सो दैट मिस्टर एक्स कुड बी सेटिस्फाइड व्हाइल ही इज इन्वेस्टिंग हिज hardcore money in this particular company. This is the entire concept of due diligence. यही है वो ड्यू डिलीजेंस जिसमें हमें करना होता है रिव्यू। और किस तरह का रिव्यू ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ चलते हैं और इसमें हम समझते हैं कि एक्चुअली में ड्यू डिलीजेंस रिव्यू हमारी टेक्निकल वेरासिटी में कहाँ कहाँ से तैर कर आ रहा है। ओके, द स्विमिंग ऑफ आवर टेक्निकल लैंग्वेज। चलो लेट्स डाइव इनटू इट। इट इज़ ड्यू डिलीजेंस रिव्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्यू डिलीजेंस रिव्यू। सो सबसे पहले मैं आपको क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको एक बार टेक्निकल लैंग्वेज की सैर करा दूँ। सो जस्ट मार्क इट ओवर हियर, ड्यू डिलीजेंस डिस्क्राइब, ओके, ड्यू डिलीजेंस एज ए मेजर से इसको मार्क करना एंड यहाँ तक के इसको पूरा मार्क कर लो, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको रट्टू तोते की तरह रट लेनी है। दिस इज़ द मोस्ट लीगल डेफिनेशन जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड की है, मोस्ट लीगल डेफिनेशन, और हमें इसको क्या करना है, याद करना है। तो चलो पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर और चीज़ें समझते हैं। मेजर ऑफ प्रूडेंस एक्टिविटी एकदम प्रूडेंट एक्टिविटी है, और एसिडुइटी मीन्स सीकिंग अटेंशन as is properly to be expected from or ordinarily exercised by reasonable and prudent person। एकदम reasonable and prudent person मतलब जो हमारे मिस्टर रिव्यूअर थे उनको एकदम reasonable and prudent assessment करना होगा उस particular entity का before giving his report to Mr. X under the particular circumstances। एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर जाके ड्यू डिलीजेंस रिव्यू करना होता है। नॉट मेजर्ड बाय एनी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, इसको कर लो आप हाईलाइट, not measured by any absolute standard but depend on the relative facts of the special case। एक बात बताओ, जब मिस्टर रिव्यूअर रिव्यू करने जा रहे थे क्या उनको किसी लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। क्या उनको कोई ऐसा क्राइटेरिया दिया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ विच ही हैज़ टू जज द कंपनी? ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई इवेल्युएशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल प्रोवाइड किया ही नहीं गया था मिस्टर रिव्यूअर को। मिस्टर रिव्यूअर ने तो एकदम रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन के तौर पर काम किया है, और जो भी उनको कंपनी का इन डेप्थ असेसमेंट करके जो भी इंफॉर्मेशन उनके हाथ लगी वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उठाकर लिखकर मिस्टर एक्स को प्रोवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट मिस्टर रिव्यूअर हैज़ डन। तो यहाँ पर क्या है, नॉट मेजर्ड बाय एनी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, कोई एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपको बताया जाए कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया आपको रिव्यू करना है। आपको केस टू केस रिलेटिव फैक्ट्स ऑफ द स्पेशल केस के बेसिस पर आपको अपना इवेल्युएशन करना है, और वो इवेल्युएशन प्रोवाइड करना है आपको ऑडिट, आपको जिसने आपको अपॉइंट किया है या जो ड्यू डिलीजेंस रिव्यू चाहता है। ओके,
सो ये आपके एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है जो मैंने आपको ग्रीन लाइन में मार्क कराया है, मार्क इट इम्पॉर्टेंट. ओके, इट माइट बी आस्क ओनली दिस लाइन माइट आस्क इन योर एमसीक्यू. सो व्हाट इट इज, नॉट मेजर्ड बाय एनी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड बट डिपेंड ऑन द रिलेटिव साइज. कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिपोर्टिंग का भी नहीं है. यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट नहीं करना, कोई बेंचमार्क नहीं है, कुछ नहीं है. आपको उस रिलेटिव पर्टिकुलर केस के बेसिस पर जो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है कि आपके जो क्राइटेरिया जो आप इवेलुएट करो, जो आप प्लानिंग करो कि किस तरह से रिव्यू करना, वो चेंज हो सकती है. देयर इज़ नो हार्म इन इट. ठीक है, आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करना, बस इतना ध्यान में रखो. यू हैव टू चेंज योर प्लानिंग विथ रेफरेंस टू द with respect to the different cases that are being held over there. Okay, so it is due diligence review. क्लियर हो गया, पूरा लीगल डेफिनेशन क्लियर हो गया. अब एक बार मेरे साथ ये डेफिनेशन याद कर लो. मेजर ऑफ प्रूडेंस एक्टिविटी और एसिडिटी एज इज प्रॉपरली टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम और ऑर्डिनरली एक्सरसाइज बाय रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन. अगेन कम विथ मी. मेजर ऑफ प्रूडेंस एक्टिविटी और एसिडिटी as is properly to be expected from or to be ordinarily exercised by a reasonable and prudent person under the particular circumstances, not measured by any absolute standard or depend on the relative facts of the special case. Not measured by any absolute standard but depends on the relative facts of the special case. I hope you learn it very well, but still नहीं हुआ तो एक बार और मेरे साथ पढ़ लो. measure of prudence activity or acidity in as is properly to be expected from or ordinarily exercised by a reasonable and prudent person under the particular circumstances, that is not measured by any absolute standard but depend on the relative facts of the special case. This is what is due diligence review is all about, but still we have to learn in other paragraphs too. So let's proceed with it. It's a process. I hope it is not cutting from yes, it's not cutting. So what it is, it's a process of investigation that is performed by the investor. देखो यहाँ पर मैंने आपको इन्वेस्टर का एग्जाम्पल दिया था, बट जो मैंने आपको मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल दिया था वो था एक इन्वेस्टर का एग्जाम्पल. बट आप यहाँ पर एक बात दिमाग में रखो कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने से पहले ड्यू डिलीजेंस रिव्यू करवाया जा सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही करवाओ. आपको बिजनेस के साथ में, उस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन करना, सपोज यू आर एन एंटिटी, यू आर ए पर्सन, एंड आपको क्या करना है, आपको इस एंटिटी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन में एंटर करना है, बट यू डोंट नो वेरी वेल अबाउट द कंपनी, तो आप ड्यू डिलीजेंस रिव्यू कंडक्ट करवा सकते हो. बिकॉज यू वांट टू नो मोर अबाउट द कंपनी, यू आर गोइंग टू एंगेज योर मनी इन दैट कंपनी. सो उससे पहले आप ड्यू डिलीजेंस रिव्यू करवा सकते हो. ऑब्वियसली छोटे छोटे काम में नहीं कि आपको 1000, 2000, 500 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन करना, तो उसके लिए आपको पहले ड्यू डिलीजेंस रिव्यू करवाना. दिस इज नॉट लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो नॉट पॉसिबल. जब आप सब्सटैंशियल मनी पुट अप करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नीड सम reliability, you need to place your reliance, कुछ तो आपको basis चाहिए ना, on the basis of which you can place reliance on that company. That's why this review is conducted. Okay, so again come with me. Due diligence is a process of investigation. ठीक है, यहाँ पर लिखा है इन्वेस्टिगेशन, बट मैं इस वर्ड से बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है इट इज़ मोर देन असेसमेंट. इट इज़ मोर ऑफ अ असेसमेंट देन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा ये असेसमेंट वाला पार्ट है, इन डेप्थ असेसमेंट. ओके, बट स्टिल ये भी वर्ड सही है. मे नॉट बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन माई ओपिनियन, बट दिस इज़ फाइन. इंस्टीट्यूट ने लिखा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं. ठीक है. Due diligence is a process of investigation performed by investors into the detail of the potential investment. Again ये वही एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल मैंने आपको मिस्टर एक्स वाले समझा दिया. As an examination of operation, management and the verification of material fact. On the basis of the material fact of that particular case of investment, आप क्या करने वाले हो, आप वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करोगे, जो आपको सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी उस पर आप रिपोर्टिंग कर दोगे. That's it. It entails conducting inquiries for the purpose of timely, sufficient or adequate disclosure of all material information of the document which may influence the outcome of the transaction.
and it also involves a careful study of the financial non-financial possibilities for successful implementation of the restructuring plans। देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आ गया restructuring plans का, मतलब अगर आपको restructuring प्लान में एंटर करना है, फॉर दैट पर्पज यू कैन ऑल्सो कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस रिव्यू। देन आगे पढ़ते हैं, इट इज़ एन एनालिसिस, देखो इसको भी मार्क कर लो, इट्स एन एनालिसिस कैरिंग आउट बिफोर एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ कंपनी। ये तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हो गए, पहला इन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा हो गया आपका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, तीसरा क्या हुआ, आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना किसी कंपनी में। अगेन ये वही एग्जाम्पल है जो इन्वेस्टमेंट वाला मैंने आपको बताया था कि सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, बट यहाँ पर ये बनवा रहे हैं सब्सिडियरी। आप किसी कंपनी को सब्सिडियरी बना रहे हो तो क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि उस कंपनी के डे टू डे अफेयर्स क्या है, उस कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज़ क्या है, क्या इंटरनल अफेयर्स चली, यू मस्ट नो एटलीस्ट अबाउट इट टू। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, बिफोर एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ कंपनी टू डिटरमिन दैट द कंडीशन ऑफ द बिजनेस कंफर्म विद व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड अबाउट द टारगेट बिजनेस। ऑल्सो ड्यू डिलीजेंस कैन अप्लाई टू रिकमेंडेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट और एडवांसिंग अ लोन क्रेडिट। भाई अगर कोई लोन क्रेडिट करवाना है, इसके लिए भी बैंक वगैरह करवा सकते हैं ड्यू डिलीजेंस, देयर इज नो हार्म इन इट। सो दिस इज व्हाट इज रिटन। 4 एग्जाम्पल्स हो गए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाला, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में। दूसरा हो गया हमारा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। देखो एग्जाम्पल आपको याद रखने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ड्यू डिलीजेंस के एग्जाम्पल दो, वहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, अगर मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ एमसीक्यू का पार्ट बनता है तो उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। पहला क्या एग्जाम्पल था, इन्वेस्टमेंट वाला, जो मैंने आपको मिस्टर एक्स वाला समझाया। देन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स, कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, उसके लिए कुछ अगर ड्यू डिलीजेंस की नीड है उस केस में भी करवाया जा सकता है। देन तीसरी बात, जब आपको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए, मतलब उस कंपनी को बना रहे हो आप अपनी सब्सिडियरी, आप उस कंपनी के ऊपर अपनी सब्सिडियरी क्रिएट कर रहे हो, उस कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो। सो उसमें हम क्या करेंगे, मतलब कंट्रोल ले रहे हो एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, उस केस में ज़रूरी नहीं कि आप ड्यू डिलीजेंस करवाओ, आप करवा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप इजीली ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करवा सकते, देयर इज़ नो हार्म इन इट। देन 4th एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था, तो रिकमेंड फॉर एन इन्वेस्टमेंट और एडवांसिंग अ लोन क्रेडिट। बैंक वगैरह को अगर नीड है, किसी कंपनी को लोन देना है, या आपकी कंपनी किसी और कंपनी को लोन दे रही, तो उस कंपनी को भी आप करवा सकती है, या आप किसी कंपनी से लोन ले रहे हो तो वो कंपनी भी आपकी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करवा सकती है। सो ये हो गया हमारे 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर। एंड 4 एग्जाम्पल्स अगर आ भी जाते हैं एग्जाम में, देन यू कैन वेरी वेल हैंडल। इतना तो मुझे भरोसा है खुद पर भी और आप पर भी, दैट यू कैन हैंडल इट ईजीली। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद इट। यहाँ पर भी एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं। ये नेक्स्ट पैरा पर आओ, यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप मार्क कर लो। वन सच इमर्जिंग एरियाज इज अराउंड मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस। ये किसके बारे में बात कर रहा है, इट टॉक्स अबाउट मैंडेटरी ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस। तो मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस के लिए यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर आती है एक RBC। व्हाट इट इज RBC? इट इज नॉट रेड ब्लड सेल्स। ओके, इट इज नॉट रेड ब्लड सेल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, अरे भाई ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंट के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी होगी। उसके लिए यहाँ पर OECD ने क्या गाइडेंस दी है, गाइडेंस दी है RBC के रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, this is to identify risk-based due diligence to identify, prevent, mitigate and account for how they address actual and potential adverse impact। अरे बाबा, इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? इम्पैक्ट देखो, जब हम ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? पीपल, सोसाइटी एंड द प्लेनेट। ठीक है, ह्यूमन कौन? पीपल, सोसाइटी, इन्वायरमेंटल मतलब कौन? प्लैनेट। और ह्यूमन राइट्स हमारे क्या सिर्फ पीपल के हो सकते हैं? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सो इट इज सोसाइटी, पीपल, सोसाइटी एंड द प्लैनेट। पीपल, सोसाइटी एंड द प्लैनेट, ये 3 वर्ड आप याद रखना। पीपल, सोसाइटी एंड प्लैनेट के लिए हम क्या कंडक्ट करवाते हैं? हम RBC। भाई इट इज नॉट रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स नहीं है, वी आर CS स्टूडेंट। हमारी RBC क्या है? रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ठीक है, बट स्टिल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। RBC WBC सब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इतना भी स्ट्रेस मत लो कि अभी आपको पता है क्या हुआ है EY के अंदर, बट स्टिल व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि डोंट टेक मच स्ट्रेस, आराम से पढ़ो, इजीली पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट एनी इवेंट और एनी इंस्टेंस दैट इज
that we people are actually facing through in one or in some other aspect, but still we must avoid that situation. First priority your health, then any other thing. Then difference between due diligence and audit. Difference between due diligence and audit. Audit क्या है? Audit is an independent examination and evaluation of the financial statement. अरे बाबा, audit क्या होता है? हम तो पढ़ते चले आ रहे हैं. Audit में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम evaluate करते हैं और on the basis of that evaluation जो substantial, appropriate, जो sufficient and appropriate audit evidence मिलते हैं, substantial evidence to form our opinion, उसके basis पर हम reporting करते हैं. This is audit. What is due diligence? Due diligence refers to an examination of the potential investment to confirm all material fact to the prospective business opportunity. ठीक है. Due diligence क्या है? It refers to an examination of the potential investment. हमें potential investment के regarding कुछ material fact of that particular case. यहाँ पे point आप लिखो, material fact of, ऐसे करके arrow लगाओ इसको, और यहाँ पर लिखो मटीरियल फैक्ट ऑफ स्पेशल केस, पर्टिकुलर केस, ऐसा करके आप, या तो पर्टिकुलर केस इज द मोस्ट सुइटेबल वर्ड ओवर हेड, तो मटीरियल फैक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस ऐसे यहाँ पर लिख लो, पर्टिकुलर केस. सो हम किसी पर्टिकुलर केस को ही के बेसिस पर, किसी पर्टिकुलर केस के जो मटीरियल फैक्ट्स हैं वो हम चेक कर रहे हैं ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी. एक प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम क्या कर रहे हैं? मटीरियल फैक्ट के बेसिस पर कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं, और उस जांच पड़ताल के बाद होगा क्या, उसके बाद हम अब जो भी हमारा ड्यू डिलीजेंस के लिए जिसने भी हमें रिक्वेस्ट की होगी, हम उसको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे सो दैट उस अपॉर्चुनिटी को वो बंदा अवेल कर सके. ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को वो बंदा अवेल कर सके, इसके लिए हम करते हैं ड्यू डिलीजेंस ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस रिव्यू. ओके, दीज ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस आर टू डिफरेंट टर्म्स. ये हमने यहाँ पर समझ लिया. एंड इसके बाद जो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो पॉइंट ये है दैट इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड. हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल डेटा पे ही काम करना है. हम अगर ड्यू डिलीजेंस रिव्यू कर रहे हैं तो उस रिव्यू में हमें फाइनेंशियल डेटा भी कंसिडर करने हैं, एज वेल एज वी हैव टू कंसिडर द नॉन फाइनेंशियल डेटा टू. एंड यहाँ पर क्या दिया है? that is relevant and material for the purpose of that particular due diligence review. सिर्फ आपको आपकी रिव्यू के लिए जो आपको मटेरियल लगता है, जो आपको रेलेवेंट इश्यूज लगते हैं, जो आपको रेलेवेंट डेटा आपको कलेक्ट करना है, आप वो सारा कुछ कलेक्ट कर सकते हो, बट दो मटेरियल इन्फॉर्मेशन. तो इतनी सारी टेक्निकल लैंग्वेज समझाने के बाद अब इंस्टीट्यूट हमें बताता है सिंपल बात. कहता है देखो, सिंपली ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस aims to take care that a reasonable person should enter in रुको, थोड़ा सा गंदा हो गया. Yes, due diligence aims to take the care that a reasonable person should take into entering into an agreement और ट्रांजेक्शन विथ अनदर पार्टी. अब इन्होंने बताया कि आपको जब दूसरे पार्टी के साथ में ट्रांजेक्शन करना है तो आपको क्या रीजनेबल एंड प्रूडेंट स्टेप्स लेने चाहिए, क्या रीजनेबल एंड प्रूडेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उस एक्टिविटी को कहते हैं ड्यू डिलीजेंस. ठीक है, मतलब पूरा टेक्निकल घुमाने के बाद अब इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, लेकिन मैंने अप्रोच दूसरा, मैंने आपको पहले लेमैन टर्म में बता दिया सो दैट अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है तो समझने में आसानी हो जाती है. कितनी भी टेक्निकल चीज़ें हो हम आसानी से कैटर कर लेते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू डिलीजेंस. यहाँ पर हमारा पूरा ड्यू डिलीजेंस समझ में आ गया. अब जो वर्क बचा है वो सिर्फ रेक्टिफाई. ठीक है, अब सारा याद करने का काम बचा है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस. Thorough due diligence is typically conducted after the parties involved in proposed transaction agreed in principle that a deal should be pursued and after a preliminary understanding has been reached, but prior to the signing of a binding contract. एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आपको जो ट्रांजेक्शन में एंटर करना होता है, बिफोर signing a binding contract, you have to deal and it should be reviewed after a preliminary understanding of the entity. बस दिस इज द पॉइंट. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द पर्पस ऑफ ड्यू डिलीजेंस इज टू असेस द परचेजर इन्वेस्टर. यहाँ पर फिर उन्होंने एग्जाम्पल डाला, टू फाइंड आउट दैट ऑल द केयर्स दैट अ रीजनेबल पर्सन कैन अबाउट द बिजनेस इज एक्वायरिंग इन्वेस्टिंग इन प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. देखो, ना सिर्फ आपको यहाँ पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा पर काम करना, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस जो कि सब नॉन फाइनेंशियल डेटा का काम होता है,
आपको कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस भी करना है, आपको कंपनी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी इवेलुएट करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको किस में करनी है, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। बट इट इज़ एक्चुअली नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये मैंने आपको जो ऊपर वाला मार्क करवाया है ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, और उसके बाद में यहाँ से मार्क कर लो, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इट्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एज वेल एज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। बस इतना और मार्क कर लो, यू आर डन विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। अगेन देयर आर मैनी रीजन, अब फिर ये बोल रहे हैं कि और भी रीजन हो सकते हैं ड्यू डिलीजेंस रिव्यू कंडक्ट करने के, जस्ट लाइक टू कन्फर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट अपीयर्स टू बी, क्या बिजनेस वैसा ही है जैसा दिखता है, ठीक है। मतलब बिजनेस के ऊपर कोई जो कहते नहीं एक अलग सा चेहरा तो नहीं लगा है, क्या बिजनेस जैसा है, क्या वो वैसा ही दिखता है, क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी ट्रू रिपोर्ट डिपेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेट किलर्स, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई बैठा है जो लाइक सत्यम स्कैम की तरह कोई अंदर डेट किलर तो नहीं बैठा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई डेटा के अंदर डेट किलर तो नहीं है जो पूरा मेरे को पैसा डुबा देगा। उसके लिए हमको चाहिए ड्यू डिलीजेंस रिव्यू दैट डिफेक्ट इन द टारगेट कंपनी अवॉइड ए बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं इसको एक फ्रूटफुल बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पे देखना चाहती हूँ, एक बैड बिजनेस ट्रांजेक्शन मैं नहीं करना चाहती। उसके लिए मुझे चाहिए पूरी फुल इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम कराते हैं ड्यू डिलीजेंस रिव्यू। Then to gain information that will be useful for valuing asset, defining risk, representation, warranty and the negotiation price concession. आपको क्या करना है, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर वैल्यूइंग असेट, फॉर डिफाइनिंग द रिप्रेजेंटेशंस, फॉर डिफाइनिंग योर रिप्रेजेंटेशंस, फॉर वारंटीज एंड फॉर नेगोशिएशन पर्पस टू यू कैन कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस। क्योंकि आपको जब नेगोशिएट करोगे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वैल्यू, व्हाट इज द फेयर वैल्यू यू शुड पे टू द कंपनी। ऐसा तो नहीं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाया, नेटवर्थ के बेसिस पर पे कर दिया, बाद में पता क्या चला, अरे भैया असेट तो सारी ओवर वैल्यूड थी, ओवर वैल्यूड असेट थी और हम ठग गए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, वैल्यूइंग असेट, उसके लिए आपको क्या कराना होगा, ड्यू डिलीजेंस रिव्यू, और ड्यू डिलीजेंस के बेसिस पर आप प्राइस नेगोशिएट करवा सकते हो टारगेट से। देन टू वेरीफाई दैट द ट्रांजेक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। हमें एक्वायर करना है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि वो एक्विजिशन क्राइटेरिया के अंदर लाई करता है या नहीं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रीजंस फॉर कैरिंग आउट द ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। ये 4 पॉइंट्स बहुत इजी हैं, तो मैं इसको इतना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं मार्क करा रही, क्योंकि बहुत ही लाइक जेन्युइन केस है। यू कैन राइट इट, बिजनेस जैसा है वैसा ही दिख रहा है या नहीं, डेट क्लर्स तो नहीं है बिजनेस के अंदर, हमें कहीं हम ठग तो नहीं जाएंगे, हमारी असेट की वैल्यू ज़्यादा करके हमें नेटवर्क के बेसिस पर सेल कर दिया। हमें प्राइस नेगोशिएशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिस तो चाहिए, उसके लिए ड्यू डिलीजेंस करवा लो, और ये पता तो चले कि जिसको हम अक्वायर कर रहे हैं उसकी वो क्या हमारी एक्विजिशन क्राइटेरिया में लाई करती है या नहीं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सो these are 4 points where which is actually the reasons for carrying out the due diligence review. Then classification of due diligence. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस, ये सिर्फ आप हेडिंग याद कर लोगे तो भी सही है, चल जाएगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी। कॉमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, कॉमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, हेयर वी इवेलुएट फ्रॉम कॉमर्शियल स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर इवेल्युएशन कैसे करते हैं, कॉमर्शियल स्ट्रैटेजिक या फिर ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से, कि जो हमारा प्रपोज मर्जर है दैट वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जीज लेकर आएगा हमारे लिए या नहीं लाएगा। कि हम मर्ज तो हो गया, पता चला कि पहले जो हमारे प्रॉफिट थे अलग अलग 2 एंटिटी रहकर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे थे, बट अभी हम जब ये एक एंटिटी हो गए तो हमारे प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो उस केस में हमें ये एनालाइज करना होगा दैट वेदर इट वुड क्रिएट सिनर्जीज फॉर अस और नॉट। दिस इज कॉमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, हमें फाइनेंशियल मैटर्स पे, फाइनेंशियल डेटा को हमें एनालाइज करवाना है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज पर्टेनिंग द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी, दिस इज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। देन टैक्स ड्यू डिलीजेंस, अरे बाबा टैक्स इफेक्ट क्या है मर्जर एक्विजिशन का, सेपरेट ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज है, और इसमें हम क्या देखते हैं, मर्जर एक्विजिशन का टैक्स इफेक्ट क्या है। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस और कंप्यूटर सिस्टम एंड रेलेवेंट matters, the matters relevant to the information system of the entity.
उससे रिगार्डिंग ड्यू डिलिजेंस द लीगल एस्पेक्ट हम देखते हैं कि वेदर द एंटिटी इज फंक्शनिंग लीगली और नॉट। देन इन्वायरमेंटल, भाई तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, रेड ब्लड सेल्स तुम्हारी सही चल रही है, अरे रेड ब्लड सेल्स नहीं, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट सही है या नहीं है, whether you are flexible enough or adaptive to the acquired entity or not. This is what all about the environmental. तुम अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हो या नहीं environmental due diligence के लिए, हमें यहाँ पर देखना है environmental due diligence के regard. Then personal due diligence, it is the entity's personal policies that are in line or that can change to suit the requirement of the restructuring. दिस इज वॉट अबाउट द पर्सनल ड्यू डिलीजेंस. आपके पर्सनल, आपका स्टाफ कैसा है, आपकी पॉलिसीज स्टाफ की कैसी हैं, कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो नहीं है कंपनी का, ये सब हम किस में कंडक्ट करवाते हैं, पर्सनल ड्यू डिलीजेंस में. हेल्दी इन्वायरमेंट है या नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस. एक बार इसको यहाँ से देख लो, कितने ड्यू डिलीजेंस थे, कॉमर्शियल या ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, टारगेट, इंफॉर्मेशन, लीगल, इन्वायरमेंटल, पर्सनल. ड्यू डिलीजेंस में हम क्या करते हैं, ड्यू डिलीजेंस में हमें प्रिपेयर करनी होती है एक फाइल. क्या प्रिपेयर करनी होती है, फाइल. और उस फाइल को हमें अपने ड्रॉर में रखना है, तो उसके लिए हमें चाहिए OTP. फाइल को ड्रॉर में रखना है, उसके लिए हमें चाहिए OTP. हमें क्या चाहिए, OTP. ठीक है. तो फाइल का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल एंड इन्वायरमेंटल. अगेन कम विथ मी, फाइल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल एंड इन्वायरमेंटल, OTP चाहिए. ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, T फॉर टैक्स, P फॉर पर्सनल. OTP ऑपरेशनल, टैक्स एंड पर्सनल. अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस का आंसर है तो ये हेडिंग्स मत भूलना. ठीक है. क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है ड्यू डिलीजेंस का, हमें एक फाइल बनानी है और उस फाइल को हमने ड्रॉर में रखने वाले, और हम बहुत हाईटेक हैं तो उसके लिए हमें ड्रॉर में रखने के लिए चाहिए होगा OTP. ठीक है. ये सपोज इसको ऐसे कर लेते हैं, फाइल बनाई हमने, उसके बाद हमें उस फाइल को जब हम सेव करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए हमें चाहिए OTP. विदाउट OTP हमारा सर्वर एक्सेस नहीं देता, किसी भी फाइल को हमें सेव नहीं करने देता, तो हम उसके लिए चाहिए OTP. दिस इज गुड एग्जाम्पल देन अर्लियर वन. ओके. सो व्हाट इट इज, फाइल, OTP, FILE, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल एंड इन्वायरमेंटल, OTP ऑपरेशनल, T फॉर टैक्स एंड P फॉर पर्सनल ड्यू डिलीजेंस. दिस इज फाइल OTP. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, अगेन दिस इज व्हाट इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और ऑल अदर ड्यू डिलीजेंस रिव्यूज. बट उसके बाद आप ये बस इतना ही मार्क कर लो, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, एंड बाकी सारा आप खुद पढ़ सकते हो. देयर इज नो सच थिंग दैट आई कुडंट एक्सप्लेन टिल नाउ. आप ये पढ़ सकते हो, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी. ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू. Then in order to achieve its objective, due diligence process can include all or any of the following objective. क्या क्या objective हो सकते हैं for the individual areas of verification. First is brief description of the history. हमें history पता होनी चाहिए, business की history क्या है. Then background पता होना चाहिए, standing, promoters का background क्या है, promoters की standing क्या है, whether they are fake or they are real promoters. ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ बाहर से फेक बंदों को बुलाकर प्रमोटर्स बनाकर दिखा दिए, देखो कितने अच्छे लोग हैं, बाहर से आके लोग हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं और ये हमारे प्रमोटर्स हैं, या बहुत ज़्यादा रिलायबल बंदे का नाम हम यूज़ कर रहे हैं. ऐसा सा कुछ तो नहीं है. बैकग्राउंड क्या है प्रमोटर्स का, ये सब पता होना चाहिए. दिस इज़ ऑल कवर्ड अंडर ड्यू डिलीजेंस एक्टिविटीज़. अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिसेस क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन की कैसी अकाउंटिंग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है, वी शुड नो बिकॉज दैट इज़ आवर टारगेट बिजनेस. MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पता होना चाहिए. मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसे, वेदर दे आर सेंट्रलाइज और दे आर डिसेंट्रलाइज, ये हमें पता होना चाहिए. देन ट्रेडिंग रिजल्ट बोथ, भाई पास्ट रिजल्ट कैसा है, उसके बाद में रिसेंट पास्ट रिजल्ट कैसा है, और प्रोस्पेक्टिव्स भी पता होने चाहिए. यहाँ पे लिख दो प्लस प्रोस्पेक्टिव्स, रहने दो नीचे लिखा है. ओके. ट्रेडिंग रिजल्ट बोथ पास्ट एंड रिसेंट पास्ट, ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोस्पेक्टिव मैंने बोला था ना, ये पॉइंट लिखा है. देन असेट एंड लायबिलिटी एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट, देन करंट स्टेटस ऑफ द इनकम टैक्स असेसमेंट, अपील पेंडिंग अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी असेस बाय द टैक्स अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. कैश फ्लो पैटर्न क्या है कंपनी का,
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमर्शियल एंड अदर एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इट्स अ फुल फ्लेज ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट, इट विल इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स। और ये जो मैटर्स है ये ऑलरेडी हमने ऊपर कंडक्ट कर चुके हैं, ये जितनी पॉइंट्स पढ़े ना इसमें सारे मैटर्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। बट स्टिल इफ यू वांट आई मे रीड इट वंस। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी, उसका प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसा, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने हैं, टैक्सेशन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ये हमें सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिया है। इफ़ यू वांट यू मे रीड इट ऑन योर ओन। ठीक है, इतना कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अरे बाबा, वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ ट्रांजेक्शन विद ए कंपनी, तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए ना कि उसका ब्रीफ हिस्ट्री क्या है हमारी टारगेट कंपनी की, हम जिसके ऊपर अपना पैसे लगाने जा रहे हैं, वेदर द कंपनी इज़ वर्थ इनफ कि हम उसमें पैसे लगाएं, उसके बैकग्राउंड, प्रमोटर्स कैसे हैं, उसके प्रमोटर्स का बैकग्राउंड कैसा है, बस यही सब कुछ यहाँ पर लिखा है। एक बार इसको पढ़ लेना, दैट्स इज रीड मार्क कर लो। अकाउंटिंग पॉलिसी अगेन इसको रीड मार्क कर लो। यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैं आपको मार्क करा रही हूँ, उसको मार्क करते चलो। ओके, यहाँ पर हमें क्या मार्क करना है, द अकाउंटेंट शुड स्टडी द अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग फॉलोड बाय द टारगेट कंपनी एंड ascertain whether any accounting policy is inappropriate. Then accountant should also see the effect of recent changes in the accounting policy. The target might have changed its accounting policy in the recent past, keeping it view intention to offering itself for sale. बस इतना मार्क कर लो and let's move to another point. Another point is about review of financial statement. इसमें भी आप मार्क कर लो that the target company have prepared in accordance with the what it is फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से मार्क करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द टारगेट कंपनी हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टीट्यूट गवर्निंग द टारगेट कंपनी फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करना है। उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, क्या टारगेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टीट्यूट हैं, वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसका प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट, एंड वेदर इफ देयर इज एनी डेविएशन, तो वो डेविएशन आपने कंसिडर किए हैं कि नहीं किए हैं, वेदर इट वांट्स एन इंक्लूजन और अ कंक्लूजन इन द फाइनल रिपोर्ट और नॉट। तो ड्यू डिलीजेंस में हमको डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेविएशन फ्रॉम द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, डेविएशन फ्रॉम द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई डेविएशन आता है तो हमें उस पर यह भी कंसिडर करना पड़ेगा वेदर इट नीड्स एन अटेंशन इन आवर ऑडिट, इन आवर रिपोर्ट, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट और नॉट। Then the next point is the accountant should review the operating result. Obviously, operating results में हमें कंसिडर करना पड़ेगा because we are going to review all operating as well as non-operating, non-financial data दोनों पे कंसिडर करना है। So operating results हमें कंसिडर करने पड़ेंगे while we are conducting the overall due diligence review. Then we will have to evaluate the profit that is being reported by the target company because कहीं यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही, कहीं यहाँ पर ओवर एंड अबव प्रॉफिट तो नहीं दिखाया जा रहा है while the profit is not that much, तो इस पर भी हमें कंसिडर करना होगा। देन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड भी हमें कंसिडर करना, जो मैं मार्क करा रही हूँ ना बस इसको मार्क करते चलो एंड यू आर डन विद इट। Based on the trend of operating result, the accountant has to advise the acquiring enterprise through due diligence report or the indicative valuation of the business. Then in case of many enterprises, the valuation is mainly based on the value of the net worth only, which is the basis upon which the asset have been revalued and the liability have been recognized. So net asset of the business has to be arrived at by taking into account the impact of over या undervaluation of the asset and liabilities. Accountant should pay particular attention to the valuation of the intangible asset. बस ये हो गया हमारा ये पूरा रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट और है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज टू लुक स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन या ओवर वैल्यूड एसेट। अब बताओ क्या कंपनी के अंदर हिडन लाइबिलिटीज़ हैं, वो पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। अब ये हिडन लाइबिलिटी कभी भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पार्ट बनती नहीं है, तो हमें कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर पता चलेगा। तो इसीलिए जो हमारा
इन्वेस्टर है जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ दैट रिपोर्ट ही कैन प्लेस हिज रिलायंस ऑन द पर्टिकुलर कंपनी। सो यहाँ पर वो हिडन लाइबिलिटी देखेगा। ओवर वैल्यूड एसेट का मैंने आपको बता दिया है कि ओवर वैल्यूड एसेट, सो दैट वी शुड नॉट पे मोर देन द टारगेट डिजर्व। जितना वो डिजर्व करता है टारगेट उतना ही पेमेंट हो, उससे ज़्यादा पेमेंट ना किया जाए। फॉर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ओवर वैल्यूड एसेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर इट इज गिवन अबाउट हिडन लाइबिलिटी। Mark it laddu because it's an important concept. It's an important from the perspective of examination too. Hidden liability एंड यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है ओवर वैल्यूड एसेट। इन दोनों को आप लड्डू मार्क कर लो एंड लेट्स लर्न ऑल दिस थिंग। सो हिडन लाइबिलिटी, हमको हिडन लाइबिलिटी ढूंढनी होगी। व्हेन समथिंग इज हिडन, आप कैसे ढूंढते हो? कुछ ना कुछ रोशनी से ढूंढते हो, कोई लाइट जलाते हो, कुछ तो जलाते हो ना जिससे आपको हिडन चीज़ें दिख जाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या जला रहे हैं? हम यहाँ पर जलाएंगे कैंडल्स। हम क्या जलाने वाले हैं? हम जलाएंगे कैंडल्स, और इन कैंडल्स को जलाकर हम ढूंढेंगे 5 चीज़ें। कैंडल से हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढने वाले हैं 5 चीज़ें। देखो मैं हिंदी में लिखने की भी कोशिश कर रही हूँ, ओके। सो बट कैंडल से हम क्या ढूंढेंगे? अब अच्छा लिखा है, यस। हम कैंडल से ढूंढेंगे 5 चीज़ें। 5 चीज़ें हमें ढूंढनी है कैंडल से। तो चलो देखते हैं हमारी कैंडल है क्या। C फॉर लेटर ऑफ कंफर्ट। C फॉर लेटर ऑफ कंफर्ट। द कंपनी मे हैव गिवन लेटर ऑफ कंफर्ट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है? लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया जाता है बैंक के थ्रू किसी दूसरी पार्टी को, कि जैसे सपोज, ओके, बिफोर lighting our candles let me give you a brief overview of the letter of comfort. letter of comfort क्या होता है? एक लेटर इशू करा जाता है बाय द, जैसे ये कंपनी है, कंपनी क्या हुआ, यस, ये है कंपनी X और ये रही आपकी, वेट, ये रही आपकी कंपनी Y। तो कंपनी X को मैं फिर से बनाती, कंपनी X, ये है कंपनी Y, एंड यहाँ पर बीच में आ गया बैंक। कंपनी X और Y के बीच में ट्रांजैक्शन होना था, बट कंपनी X और कंपनी Y को नहीं पता है कि उनके, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो जब वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते और बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कुछ ना कुछ गारंटी। वो गारंटी देने कौन बीच में आ जाता है? बैंक। जब वो गारंटी देने बैंक बीच में आया, तो इस बैंक से बैंक वाई क्या लेगा? फॉर ऑन बिहाफ ऑफ बैंक एक्स, बैंक वाई क्या लेगा? बैंक एक्स ने कंपनी एक्स ने बैंक को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे वाई को ये गारंटी दे दो कि उसका पेमेंट कहीं नहीं डूबने वाला। अगर एक्स पेमेंट नहीं करता तो उस केस में बैंक एक्स को पेमेंट कर देगा। ऐसी गारंटी जब हम देते हैं तो वो गारंटी, उस गारंटी को क्या बोलते हैं? बैंक गारंटी। बट अगर यही बैंक गारंटी अगर फॉरेक्स कस्टमर के केस में दी जाती है, तो वहाँ पर हम बैंक गारंटी इशू नहीं करते हैं। मीन्स बैंक वहाँ पर बैंक गारंटी इशू नहीं करता, वहाँ पर बैंक इशू करता है लेटर ऑफ कंफर्ट। मिस्टर वाई या कंपनी वाई, आप इस कंफर्ट जोन में आ जाइए कि आपका पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला। ये पर्टिकुलर बैंक आपको पेमेंट करेगा इन केस द पेमेंट हैव नॉट बीन डन बाय मिस्टर और द कंपनी एक्स। Okay, it's not. I have taken an example of the company, so I should say company over here. अगर X, कंपनी X आपको पेमेंट नहीं करती, तो प्लीज़ कंपनी Y be sure, be come in your comfort zone that your payment won't be defalcated. So what is the meaning of letter of comfort over here? Just have the company may have given letter of comfort. अब यहाँ पर बताओ, फॉरेक्स कस्टमर के केस में कंपनी ने कुछ लेटर ऑफ कंफर्ट इशू करवाए हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। दीज आर नॉट गारंटी। अब ये गारंटी तो है नहीं, ये लेटर ऑफ कंफर्ट हैं। तो इट माइट हैपन कि कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर भी नहीं शो किया है, डिस्क्लोजर तक के नहीं दिया है। तो जब डिस्क्लोजर नहीं दिया और कोई आपकी कंपनी के अंदर आके सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतने ज़्यादा पैसे लगा रहा है, क्या उसको
ये पता नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किए गए हैं और आपको जाकर फ्यूचर में ये पैसे अदा करने पड़ सकते हैं। यू हैव टू पे दैट मनी। सो ये होता है ड्यू डिलिजेंस में हिडन लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया हमारा लेटर ऑफ कंफर्ट, जहां कंपनी को क्या इशू करना है, कंपनी ने लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किए हैं, तो ये हो गई हमारी हिडन लाइबिलिटी। और इस हिडन लाइबिलिटी को हम कवर करेंगे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के अंदर। सी के बाद में ए फॉर लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट। वेट, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ सो दैट पूरा हिडन लाइबिलिटी आ जाए। यस, ना इट्स कंप्लीट। सो ये हो गया सी, लेटर ऑफ कंफर्ट ए फॉर लॉन्ग पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट। यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट है। सेल्स टैक्स के असेसमेंट अभी पेंडिंग है। ये कहीं ना नोट्स टू अकाउंट्स में शो हो रहे हैं, ना कहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी पॉइंट में, किसी भी एस्पेक्ट में ये चीज़ें मेंशन नहीं कर गई। बट बीइंग अ पोटेंशियल इन्वेस्टर वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द हिडन लायबिलिटीज अवेलेबल इन द कंपनी। दैट्स व्हाई हमें ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। CAN फॉर होता है हेयर द फर्स्ट वन, शो कॉस्ट नोटिस। अब कंपनी को बताओ शो कॉस्ट नोटिस इशू करी गई हैं, जो हो सकता है हमारी अभी तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, बट बाद में वो शो कॉस्ट नोटिस के थ्रू हमारे ऊपर कोई ना कोई क्लेम रेज हो जाए। हो सकता है कि अभी ये मैच्योर नहीं हुई है, अभी सिर्फ शो कॉस्ट नोटिस इशू किया गया है, लाइक शो मी कॉस्ट एज टू वाई आई शुडेंट आस्क। कोई भी आपके जस्ट लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको शो कॉस्ट नोटिस इशू करी है एज टू शो दैट अथॉरिटी अ कॉज एज टू वाई यू शुड नॉट ask for a particular penal charges or a particular interest or particular demand that could have raised on your company. That's why you should have considered this show cause notice, क्योंकि फ्यूचर में आ सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, ये आपकी लाइबिलिटी बन सकती है। अभी नहीं है, अभी all these are hidden liabilities, but in future these might be your liability. तो CAN candle, डी आते हैं डी फॉर ड्यूटी। अब बताओ कोई पेंडिंग फाइनल असेसमेंट पड़ा है आपका कस्टम ड्यूटी का, तो आप क्या करोगे? आपने प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पर ड्यूटी तो पे कर दी। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है ये आप अपने IDT के सर से पढ़ना, कस्टम एक्ट में है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ। ब्रीफ ओवरव्यू इसका क्या है, आप अपना गुड्स लेकर आए कस्टम पोर्ट पर, बट अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी जो ड्यूटी का पेमेंट होना है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही ड्यू टू एनी रीज़न। आपके गुड्स का नेचर नहीं पता हो पा रहा है, या आपके गुड्स का जो नेचर है उसमें कोई डिस्प्यूट आता है, या कोई भी ड्यू टू एनी डैम रीज़न आपकी ड्यूटी डिटर्मिन नहीं हो पा रही। उस केस में आपने एक प्रोविजनल अमाउंट पे कर दिया और अपना गुड्स छुड़ा कर जाकर अपने वेयर हाउस में, अपनी फैक्ट्री में ले आए, और कस्टम अथॉरिटीज़ को ये श्योर कर दिया कि हम बाद में आपका पेमेंट कर देंगे, जो भी फाइनल डिसीजन होगा किसी अथॉरिटी का, किसी का भी। तो उस केस में हो सकता है फ्यूचर में आपकी ज़्यादा डिमांड रेज हो जाए तो आपको पे करना पड़ेगा, बट अभी तो ये आपका सिर्फ प्रोविजनल पेमेंट के बेसिस पर, प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पर आप पेमेंट करके चले आए हो। तो हो सकता है बाद में ये आपकी पोटेंशियल डिमांड बन जाए, तो उस केस में हिडन लाइबिलिटी बनती है, और इस हिडन लाइबिलिटी को ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CAND हो गया L फॉर लाइबिलिटी क्लेम, L फॉर टैक्स लाइबिलिटी। L फॉर दो चीज़ें, प्रोडक्ट एंड अदर लाइबिलिटी क्लेम। कोई लाइबिलिटी क्लेम्स, कोई वारंटी लाइबिलिटी, कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, या कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर लेट डिलीवरी, किसी भी तरह का कोई भी आपको पेमेंट इन फ्यूचर करना है, लाइक प्रोडक्ट एंड अदर लाइबिलिटी, वारंटी, प्रोडक्ट रिटर्न, कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस और एनी डैम थिंग, यू हैव टू कंसिडर दैट टू, बिकॉज वो एक हिडन लाइबिलिटी है। देन टैक्स लाइबिलिटी अंडर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई भी फ्यूचर पोटेंशियल लाइबिलिटी आपकी क्या बनेगी, आपकी हिडन लाइबिलिटी है, या जो भी आपकी लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो की गई वो सारी हिडन लाइबिलिटी ही होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, CAND, E फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, E फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी क्लेम्स। कोई भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, सपोज आपकी कंपनी को CSR करना था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा ना। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता, फिर भी नहीं पता है तो
फॉर द सेक ऑफ अ जनरल नॉलेज एक समझ लो, कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना 2% ऑफ द प्रॉफिट अपने इन्वायरमेंटल के ऊपर खर्च करे, ठीक है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद में। अब वो क्या है उन सब में हम नहीं जा रहे हैं अभी बस ये समझ के रखो कि इन्वायरमेंटल की रिगार्डिंग कुछ आपकी जिम्मेदारी अगर बनती है, आपने कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेज किया तो हो सकता है आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाए, थर्ड पार्टी का कोई क्लेम है वो क्लेम आपके ऊपर रेज होके आ जाए, तो ये सब आपकी हिडन लाइबिलिटीज़ हैं। DLES कैंडल हो गई हैं, बस अभी S बचा है। S मतलब सोल्ड सम सब्सिडियरी, S मतलब सब्सिडियरी, कंपनी में हैव सोल्ड some subsidiary or businesses that may have agreed to take over or indemnify all liabilities and contingent liabilities of the same prior to the date of transfer। हो सकता है जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ है उससे पहले कंपनी ने कुछ सब्सिडियरी सोल्ड कर दी हो सकता है कि कुछ कंपनी ने जब कुछ सब्सिडियरी या कुछ बिजनेसेस सोल्ड किए हैं, तो उस केस में आपने कौन से पढ़ा होगा ना कि FR में कि जब हम सोल्ड करते हैं तो, चलो अच्छा FR की छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ। जब सोल्ड किया जाता है कभी कभी ऐसा भी अग्रीमेंट हो जाता है जब हम कहते हैं कि नहीं ठीक है आपको मैंने पूरी नेट असेट नेट लाइबिलिटी सोल्ड कर दी, बट इन केस अगर कोई इंडेमनिफिकेशन लाइबिलिटी आती है तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई बिजनेस कोई सब्सिडियरी सोल्ड किया है और उसके रिगार्डिंग इंडेमनिफिकेशन क्लेम अपने सर पर लिया है तो वो भी कंपनी की हिडन लाइबिलिटी है, क्योंकि पता नहीं है अभी कंपनी को कि हमें पे करना पड़ेगा भी या नहीं। हो सकता है कभी ना पे करना पड़े और कभी वो मैच्योर ना हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि इंडेमनिफाई करना पड़ जाए कंपनी को फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न। तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उस पर अपनी जो भी डिमांड होगी वो पे ऑफ करनी पड़ेगी, एंड दिस बिकम्स द लाइबिलिटी इन फ्यूचर। तो ये सारी हो गई हिडन लाइबिलिटी। अब हमने हिडन लाइबिलिटी को कैसे ढूंढना है, हमने कैंडल तो जला लिया, अभी हमें 5 चीज़ें और ढूंढनी है। कैंडल जला के हमें 5 चीज़ें और ढूंढनी है। वो 5 चीज़ें क्या है, वो 5 चीज़ें अब देखो मैं एक ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, वो आप भी 5 चीज़ें ग्रीन कलर से मार्क कर लो। फर्स्ट इज अग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर सोल्ड एट ए स्टेटेड प्राइस। बाय बैक कर रहा है, बता दो, ठीक है, फटाफट बताओ कि बाय बैक किया हुआ है। इसको हिडन लाइबिलिटी आप पोटेंशियल लाइबिलिटी मत बनाओ, आपने अग्रीमेंट किया है ना बायबैक करने का, बायबैक का अग्रीमेंट किया है मतलब आपने अग्रीमेंट में प्राइस डिसाइड कर लिए होंगे, और जब प्राइस डिसाइड कर चुके हो तो एक बार बता दो ना कि क्या जा रहा है, कि हम बायबैक करने वाले, हमें हमारी जो इशूड शेयर कैपिटल है वो गिरने वाली, हमारे जो कैपिटलाइज रिजर्व हैं वो कम होने वाले, ये सब होने वाला है ना। तो कंपनी को क्यों इसको हिडन रखे हो, बता दो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में। फ्यूचर लीज लाइबिलिटी इज द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें जो भी हमारी लीज की लाइबिलिटी आ रही है इन फ्यूचर, उन सारी लीज लाइबिलिटी को जो कि हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं किया, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। देन 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या, अनफंडेड ग्रेचुइटी, सुपर एनुएशन, लीव सैलरी लाइबिलिटी, इनकरेक्ट ग्रेचुइटी वैल्यूएशन। कोई ऐसी ग्रेचुइटी या तो अनफंडेड है या तो इनकरेक्ट कैलकुलेशन है, सुपर एनुएशन, लीव सैलरी लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कहाँ बनती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हिडन लाइबिलिटी। ये हिडन लाइबिलिटी पर आई एम अज्यूमिंग अ क्वेश्चन दिस टाइम, ओके, आई एम अज्यूमिंग अ क्वेश्चन दिस टाइम, सो डोंट फॉरगेट टू मार्क इट। लेट्स डू नेक्स्ट, ह्यूज लेबर क्लेम्स, ओके, ह्यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन व्हेन द लेबर वेज अग्रीमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपायर। लेबर वेज एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया बट लेबर क्लेम्स आपके पास खूब भर के हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको नेगोशिएशन करना, और उस नेगोशिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन इट माइट हैपन कि आपको पेमेंट करना पड़ जाए। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको उसको हिडन लाइबिलिटी को अपने ड्यू डिलिजेंस में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपकी लाइबिलिटी बनेगी। देन अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशंस, दिस पॉइंट इज जस्ट लाइक द सेम विद द प्रीवियस वन, जिसमें आपको जो भी अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशंस, अनरिजॉल्व्ड लेबर इश्यूज हैं, उन इश्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर योर हिडन लाइबिलिटीज। ओके, मैंने इस पर बहुत टाइम दिया, सब्सटैंशियल टाइम स्पेंड किया, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई आई। सो अगेन लेट्स रिवाइज इट अगेन।
कैंडल जलाकर हमें हिडन लायबिलिटी ढूंढनी है। कैंडल जलाकर हमें हिडन लायबिलिटी में 5 चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, सी, कैंडल का सी फॉर लेटर ऑफ कंफर्ट। हम देखेंगे कि जो भी लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किए गए हैं वो हम ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में कंसिडर करेंगे। ए फॉर सेल्स टैक्स असेसमेंट, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट के जो भी हमारे लिटिगेशंस या क्लेम्स आ सकते हैं उसे भी हम कंसिडर करेंगे। एंड फॉर हमें शो कॉज नोटिस इशू हुई है एज टू व्हाई वी शुडंट क्रिएट अ डिमांड ऑन यू, ऐसा करके एक शो कॉज नोटिस आई है। उस केस में हम क्या करेंगे, हो सकता है वो हमारे फ्यूचर में लायबिलिटी बन जाए, हमें पेमेंट करना पड़ जाए, उस केस में हम उसको ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में कंसिडर करेंगे। डी फॉर ड्यूटी, हमने ड्यूटी पे करी है प्रोविजनल बेसिस पर, उसको तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया नहीं, डिस्क्लोजर दिया नहीं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट्स व्हाई वी हैवंट शो इट इन आवर रिपोर्ट in our financial statement or the notes to accounts, but still we have to consider it in our due diligence report. L for protect and liability claim, L for tax liability जो हमारे ऊपर आ सकती है, E for elephant नहीं बाबा, E for environmental problem, environmental problem की वजह से हो सकता है इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई ना कोई डिमांड रेज हो। एस फॉर सब्सिडियरी सोल्ड किया है, आपने क्या किया है, सब्सिडियरी सोल्ड किया है। अब जब सब्सिडियरी सोल्ड कर चुके हो तो क्या आपने कोई इंडेमनिफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर दिया, कोई आपने इंडेमनिफिकेशन अग्रीमेंट तो नहीं किया है, और वो इंडेमनिफिकेशन अग्रीमेंट अब आप ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो शो नहीं करो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं ना, हम फाइनेंशियल बुक थोड़ी ही शो कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिमिटेड चीज़ें ही कंसिडर की जाती हैं एज पर द फॉर्म एंड कंटेंट, एज पर द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन क्राइटेरिया ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर फ्यू थिंग्स इन इट। अब हम वहाँ पर अगर कोई इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंडेमनिफिकेशन का कोई अग्रीमेंट किया है, तो वो चीज़ तो हम नहीं शो करते। ऑब्वियसली वी कैन नो ऑल दीज हिडन लायबिलिटीज थ्रू द ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ओनली द ड्यू डिलीजेंस इज द ऑप्शन अवेलेबल जब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इन डेप्थ असेसमेंट इन द ड्यू डिलीजेंस। तो हमें क्या करना था, हमें कैंडल जला के 5 चीज़ें ढूंढनी थी। कैंडल तो जल चुकी है, चलो 5 चीज़ें भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर 5 चीज़ें क्या, फ्यूचर लीज लायबिलिटी देखनी है, हमको अग्रीमेंट किया है बायबैक का, बता दो ना कि अग्रीमेंट किया है, बिकॉज द पोटेंशियल इन्वेस्टर, द डिसीजन ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर माइट बी बेस्ड अपॉन दिस, कि आप बायबैक कर रहे हो, क्यों बायबैक कर रहे हो, क्यों आप अपने कैपिटलाइज्ड रिजर्व को कम करना चाहते हो, क्यों आप अपनी शेयर कैपिटल को कम करना चाहते हो। सो दिस मस्ट बी नोन टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर। यहाँ पर 2 चीज़ें ढूंढ ली, 3 चीज़ें और बची। यहाँ पर अनफंडेड ग्रेच्युटी, रॉन्ग ग्रेच्युटी, सुपर एनुएशन या लीव सैलरी, आपकी जो भी लायबिलिटी आ रही है वो भी बता दो। ह्यूज लेबर क्लेम, और जो आपकी अनरिजॉल्व लेबर कंप्लेंट्स बची हैं वो कंप्लेंट्स भी हमें कंसिडर करनी। 5 चीज़ें क्या, बायबैक, फ्यूचर लीज लायबिलिटी, उसके बाद में ग्रेच्युटी, अनफंडेड ग्रेच्युटी, इनकरेक्ट ग्रेच्युटी, सुपर एनुएशन, लीव सैलरी लायबिलिटी, ह्यूज लेबर क्लेम्स या फिर अनरिजॉल्व लेबर कंप्लेंट्स, ये 5 चीज़ें हमें ढूंढनी कैंडल जलाकर। तो कैंडल एक बार बता दो, कैंडल का फुल फॉर्म क्या था, सी फॉर लेटर ऑफ कॉम्फर्ट, ए फॉर सेल्स टैक्स असेसमेंट, एन फॉर शो कॉज नोटिस, डी फॉर ड्यूटी प्रोविजनल बेसिस वाली, एल फॉर 2 चीज़ें प्रोटेक्ट एंड अदर लायबिलिटी क्लेम और टैक्स लायबिलिटीज, ई फॉर क्या था, ई फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी, एंड एस फॉर क्या था, आपने सब्सिडियरी को सोल्ड किया है। और 5 चीज़ें हमने ढूंढी थी, वो 5 चीज़ें क्या थी, पहले तो हमने बायबैक का अग्रीमेंट किया, फ्यूचर लीज लायबिलिटी, उसके बाद अनफंडेड या इनकरेक्ट ग्रेच्युटी कैलकुलेशन किया है, सुपर एनुएशन या फिर लीव सैलरी के ऊपर आते हैं, ह्यूज लेबर क्लेम्स की बात की थी, एंड उसके बाद हमने बोला था ना अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, दैट्स ऑल विद द हिडन लायबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं ओवर वैल्यूड असेट के साथ में। ओवर वैल्यूड असेट से क्या होता है, हम ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं ओवर वैल्यूड असेट के चलते, टारगेट को हम ज़्यादा पेमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो हो जाता है गुडविल के लिए, प्लस जब हम असेट को जब पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेंगे उसके बाद में क्या होगा, बिजनेस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो फास्टली डिक्लाइन होगी और ये करेगी हमारे शेयर प्राइस को अफेक्ट, ये करेगी हमारे शेयर प्राइस को अफेक्ट। तो उसके लिए हमको चाहिए ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट फॉर कंसिडरिंग वेदर द
asset are not overvalued. As to whether the asset are overvalued, we need to know about it. So what is the first point over here? We have to check overvalued asset rigorously. How we have to check? We have to check overvalued asset rigorously. ओके, रिगरसली लिखो यहाँ पर RIGOROUSLY. ओके, रिगरसली वी हैव टू चेक ओवर वैल्यूड असेट रिगरसली. चलो चलते हैं. आर फॉर, मैं आपको बताती जाऊंगी इसके साथ साथ रिगरसली को भी, ठीक है. आर फॉर रियलाइजेबल वैल्यू. अब बताओ, इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कैश थ्रू रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो बहुत लो है, बट आपने कॉस्ट पर रखा है. जबकि इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यूड होने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता था कि इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कैसे करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर. ऐसे करके हमें कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, हमें ऐसी वैल्यू करना पड़ता था. बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है? यहाँ पर क्या हुआ है? आपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखा जबकि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. आपने असेट को ओवर वैल्यू किया है. रिगरसली का आर कंप्लीट हुआ. आर के बाद आता है आई. आई का मतलब क्या है? इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनफ्रक्चुअस, जो इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है पॉइंटलेस. मतलब आपने अननेसेसरी या पॉइंटलेस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर किए. जो एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट के ऊपर किए वो कंप्लीटली इररिलेवेंट है. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपने कर दिए हैं. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने रेवेन्यू को अननेसेसरी डेफर किया हुआ है फॉर द नेक्स्ट पीरियड. तो ये क्या होगा? ये आपकी ओवर वैल्यूड असेट को शो करता है. क्यों? आपने एक्सपेंडिचर जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस पीरियड में इनकर हो जाने चाहिए, क्यों आपने उसको डेफर किया? इसका मतलब है कि आप अपना प्रॉफिट इस बार का ज़्यादा दिखाना चाहते हो, सो दैट आपकी शेयर प्राइस स्टेबल रहे. डज इट नॉट मेंट दैट? यस इट इज़. सो इट इज़ ओवर वैल्यूड असेट. नेक्स्ट, रिग्रेसली का आर हो गया, आई हो गया, जी फॉर ग्रुप कंपनी बैलेंस अंडर रिकन्सिलिएशन. ग्रुप कंपनी का आपका बैलेंस है वो अभी तक रिकनसाइल ही नहीं हो पाया है. वाई इट कुडंट बी रिकनसाइल्ड टिल नाउ? It must be known to you. So group company balance is under reconciliation till now. It's an indication of overvalued asset. So RIGO, RIGO, O for O यहाँ पर no का O आपको कंसिडर करना है. So intangible asset of no value, no O, ठीक है. इनटेंजिबल असेट की कोई वैल्यू नहीं है, बट आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बुक करा हुआ है. दिस इज अ बिग नो. ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आपने किया है. सो दिस रिलेट्स टू एन ओवर वैल्यूड असेट. RIGO हो चुका है. देन अगेन आर फॉर रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. ये हमने कंसिडर कर लिया था. कैरिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कैरिंग ए वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न. आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ही कम रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, बट स्टिल यू शोड इट अ बिग रिटर्न, अ वेरी अ काइंड ऑफ ह्यूज रिटर्न, बट उसका इन्वेस्टमेंट बहुत लो रिटर्न पे आपको पेमेंट पे ऑफ कर रहा है. सो दिस इज व्हाट इज रिटर्न हियर इन द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी. 2 पॉइंट है इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट थ्रू दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर एंड द इन्वेस्टमेंट कैरिंग लो रेट ऑफ रिटर्न. दीज 2 पॉइंट्स रेलेवेंट टू द इन्वेस्टमेंट. सो रिगरस ओ, अगेन ओ आता है. तो अगेन जो रिग्रेसली का ओ है, सेकेंड वाला ओ, उसका मतलब क्या है? ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट, स्लो मूविंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूड अबव एनआरवी. या तो आपकी इन्वेंट्री पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुकी है. जब ऑब्सोलीट हो गई है तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, आपका एएस टू भी बताता है, आपका इंडेस टू भी बताता है आपको इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करनी चाहिए. कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर. जब आपकी इन्वेंट्री पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुकी है तो क्या आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स के अंदर? नहीं, बट स्टिल यू हैव रिकॉर्डेड. दैट मीन्स यू हैव ओवर वैल्यूड द इन्वेंट्री फिगर. स्लो मूविंग इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री है जो बहुत ही स्लो मूविंग है उसको प्रॉपरली वैल्यू करो. इन्वेंट्री वैल्यूड अबव एनआरवी, एनआरवी से ऊपर क्यों वैल्यू किए बैठे हो? देन ह्यूज इन्वेंट्री, पैकिंग मटीरियल्स विद द नेम ऑफ द कंपनी. ह्यूज इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है आपकी पैकिंग मटीरियल की. मतलब जितनी इन्वेंट्री नहीं है या जितनी इन्वेंट्री है उतना ही आपका पैकिंग मटीरियल भी पड़ा है. तो मतलब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक हो रही है.
सो यहाँ पर आपकी जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है उसके ऊपर रेलेवेंट रेट ऑफ रिटर्न भी आपका लॉस हो रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर वैल्यूड एसेट. रिग RIGORO हो चुका है. यू पर आते हैं. यू मतलब अनकलेक्टेबल, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स. ठीक है, अनकलेक्टेड या अनकलेक्टेबल रिसीवेबल, आपके रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हो रहे हैं. क्यों? आप अपना पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हो. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर वैल्यूड एसेट. आपका पैसा वसूल नहीं हो रहा या वसूल होने लायक ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते अपना पैसा वसूल. उसके बाद में एस आता है स्पेयर्स असेट वैल्यू विच हैव impaired ड्यू टू सडन फॉल इन द मार्केट वैल्यू. अंडर यूज और ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी एंड देयर स्पेयर्स असेट वैल्यू विच हैव बीन impaired ड्यू टू सडन फॉल इन द मार्केट वैल्यू. दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर वैल्यूड असेट. ओके, रिग्रेस हो चुका है. LY पे आते हैं. LY मतलब लिटिगेटेड असेट एंड प्रॉपर्टी. दिस इज L, दिस इज Y. लिटिगेटेड असेट एंड प्रॉपर्टी, लिटिगेटेड असेट एंड प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पर आपका रिग्रेसली कंप्लीट. रिग्रेसली आपको ओवर वैल्यूड असेट चेक करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? रिग्रेसली यू हैव टू चेक वेदर द असेट कैरीड एट मोर देन द करेंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेनली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू. अगर नहीं याद होता तो भी कोई बात नहीं, रिग्रेसली से आपका काम चल जाएगा. अगेन रिकॉल रिग्रेसली विथ मी. ओवर वैल्यूड एसेट आपको रिग्रेसली चेक करना है तो R फॉर रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. I फॉर इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रुको मैं पूरी तरह से इसको स्क्रीन पर ले आऊँ, पूरा वन शॉट आपको दिख जाए. यस, यहाँ पर हुआ आपका असेट कैरीड एट कॉस्ट थ्रू दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. रियलाइजेबल वैल्यू कम थी बट आपने उसको कॉस्ट पर दिखाया. I फॉर इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. G फॉर ग्रुप कंपनी अंडर रिकन्सिलिएशन, ग्रुप कंपनी के बैलेंसेस अभी भी रिकन्सिलिएशन पर हैं. O फॉर इंटेंजिबल एसेट, आपकी कोई वैल्यू के नहीं है, इंटेंजिबल एसेट इज ऑफ नो वैल्यू. RIGO के बाद में क्या आता है? अगेन R फॉर लो रेट ऑफ रिटर्न, आपके इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. RIGORO. O फॉर ऑब्सलीट नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज या इन्वेंट्री वैल्यूड एट अबव NRV. ह्यूज पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है. रिग्रेसली. S फॉर U फॉर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स. S फॉर अंडर यूज या ऑब्सलीट प्लांट एंड मशीनरी एंड देयर स्पेयर्स असेट वैल्यू विच हैव impaired ड्यू टू सडन फॉल इन द मार्केट वैल्यू. आपके पास स्पेयर्स पड़े थे, असेट पड़ी थी जो बिल्कुल आपकी मार्केट डाउन होने की वजह से आपकी वैल्यू असेट की बिल्कुल नील रह चुकी है. दिस इज रिग्रेस. LY पर आते हैं. ये रहा आपका लिटिगेटेड असेट एंड प्रॉपर्टी. दिस इज LY. रिग्रेसली वी हैव कंप्लीटेड ओवर वैल्यूड असेट. एक बार फिर मेरे साथ पढ़ लो. R फॉर इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट थ्रू दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. असेट हमको ओवर वैल्यूड असेट हमको रिग्रेसली चेक करनी. सो व्हाट डू यू मीन बाय R फॉर इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर. I for infructuous project expenditure, deferred revenue expenditure. G for group company balances. O for intangible की कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू के इंटेंजिबल है बट स्टिल यू हैव रिकॉर्डेड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Rigorously. R for again low rate of return on investment. दूसरे R का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट ए वेरी लो रेट ऑफ इनकम या रिटर्न. RIGORO. O for obsolete या नॉन मूविंग स्लो मूविंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री वैल्यूड एट above NRV. All these will covered under O. Then U for uncollected receivables. S for spares, underused या obsolete plant and machinery and their spares asset value which have been impaired due to sudden fall in the market value. LY litigated asset and property. लिटिगेटेड असेट एंड प्रॉपर्टी. दिस इज योर रिग्रेसली आपका ओवर वैल्यूड असेट कंप्लीट हो चुका है. हमने क्या पढ़ा था? हमने हिडन लाइबिलिटी को कैंडल जलाकर 5 चीज़ें ढूंढ ली थी. हिडन लाइबिलिटी ढूंढने के लिए हमने कैंडल जलाई थी और उससे 5 चीज़ें ढूंढ ली थी. ठीक है, कैंडल मतलब लेटर. कैंडल का फुल फॉर्म क्या था? C फॉर लेटर ऑफ कंफर्ट. A फॉर लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट. A फॉर असेसमेंट. CAN. N फॉर शो कॉज नोटिस. शो कॉज नोटिस का N.
एंड डी फॉर ड्यूटी, ड्यूटी जो हमने कस्टम में प्रोविजनल बेसिस पर पे की है। एल फॉर दो चीज़ें, लाइबिलिटी प्रोडक्ट एंड अदर लाइबिलिटी क्लेम, टैक्स लाइबिलिटीज। एंड देन ई फॉर क्या था, ई फॉर हमने बोलता इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो किया उसको भी तो भर कर जाओ। देन एस फॉर हमने कोई सब्सिडियरी सोल्ड किया, कहीं हमने उसका इंडेमनीफाई करने का अग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ। ऑल दीज विल कवर अंडर हिडन लाइबिलिटीज। उसके बाद 5 चीज़ें ढूंढी थी, 5 चीज़ें क्या थी, बायबैक का अग्रीमेंट करके बैठी कंपनी, फ्यूचर लीज लाइबिलिटी सर पे रखी है, अनफंडेड ग्रेजुटी या अनकरेक्ट ग्रेजुटी, सुपर एनुएशन या लीव ट्रेवल, लीव सैलरी जो आपकी बची हुई है आपको उसकी लाइबिलिटी कंसिडर करनी है। ह्यूज लेबर क्लेम्स आपके ऊपर रखे हैं, कोई भी आपका नेगोशिएशन हो सकता है और उस नेगोशिएशन के बाद आपके ऊपर लाइबिलिटी स्टैंड हो जाएगी। और इन अनरिजॉल्व्ड लेबर कंप्लेंट्स, आपकी लेबर कंप्लेंट्स अभी इतनी अनरिजॉल्व्ड है, हो सकता है अगर बाद में आपको नेगोशिएशन करना पड़े तो मैक्सिमम कंपनी की लाइबिलिटी आती है ड्यू टू लेबर लॉज एप्लीकेबल इन आवर कंट्री। सो दिस बिकम्स अ पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी इन फ्यूचर। ऑल दीज आर हिडन लाइबिलिटी एंड ओवर वैल्यूड एसेट भी हमने कवर कर लिया। दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देन हम बात कर रहे थे किसकी, छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव टू डू, ये पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे थे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट, फाइनेंशियल कैश फ्लो, ऐसे करके हम ये सारे पॉइंट्स कंसिडर कर रहे थे। बस यही लाइन से अब आ रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इम्फेसाइज करा के हिडन लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड एसेट कंप्लीट करवा दिया है। टैक्सेशन, कैश फ्लो ये सब आप रीड मार्क कर लो एंड इसको कर लेना। अब देखो यहाँ पर कैश फ्लो के रिगार्डिंग आपको क्या देखना है, कैश फ्लो के रिगार्डिंग यू नीड टू चेक कि कैश फ्लो में आपको देखना है एडल फंड्स का दही तो नहीं बन रहा है। भाई कैश फ्लो में आपका कैश सही है या उसका दही बन रहा है, तो आपको यहाँ क्या चेक करना है, आइडल फंड्स का दही नहीं बनना चाहिए। दही मतलब DAHI, डी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, A for able, whether the company is able to turn its receivable inventory, DAHI, honor its commitment to its receivable, I for investment pattern। ठीक है, दही नहीं बनना चाहिए, आइडल फंड्स का दही नहीं बनना चाहिए। सो यहाँ पर आ गया है आइडल फंड्स, आर देयर फंड्स लाइंग आइडल और द कंपनी एबल टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द अवेलेबल फंड। अब इसको समझ लेते हैं हमने दही क्या बनाया हुआ है, ठीक है ना। मैं कैसे कैसे आपके लिए एक्रोनिम बनाती फिरती हूँ ना, जस्ट फॉर द पर्पज कि आपको याद हो जाए। ये अगेन मार्केट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अगेन लड्डू क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। सो लेट्स रीड इट। Idle funds, are there any funds lying idle in the company due to reap and whether the company is able to reap maximum benefit out of the available fund। क्या इतने idle funds कंपनी के पास पड़े हुए, और क्या कंपनी के पास अगर idle fund पड़े हैं, क्या कंपनी उसको दूसरे किसी और प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती? क्या कंपनी उससे मैक्सिमम बेनिफिट इतना ही ले सकती है जितना अभी ले रही? सो वी नीड टू चेक इट इन, वी नीड टू चेक दिस। सो आर देयर idle funds lying in the company? Then the D for deployment, how does the company deploy its funds? किस तरह से कंपनी अपने फंड्स का यूज कर रही है। A for able to honor its commitment। अब बताओ कंपनी ने कुछ कमिटमेंट्स करके रखी हैं ट्रेड पेबल्स को, बैंक को, गवर्नमेंट को या किसी पर्टिकुलर अदर स्टेक होल्डर्स को, तो कंपनी अपने कमिटमेंट्स ऑनर कर पा रही है या नहीं कर पा रही विद इन द अवेलेबल टाइम, whether the company is able to honor its commitment or not। DAH, H for होता है यहाँ पर हमारा where it is H for ही तो बोला था, A for होता है A for होता है कंपनी एबल टू टर्न इट रिसीवेबल और इन्वेंट्री इनटू कैश। तो यहाँ पे बताओ ना कि अपनी ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री को कंपनी कितने अच्छे से टर्न कर पा रही है। A for able to turn its investment and trade receivable into cash। H for honor its commitment and trade payable। I for investment pattern of the company and whether they are easily realizable or not। भाई इन्वेस्टमेंट करके तो रख दिया, बट अभी ये भी तो देखो इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसा तो नहीं लॉन्ग टर्म का है, 20 साल 30 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल मोड में आएगा और पैसे की रिक्वायरमेंट तो अभी है। तो इन दैट केस यू नीड टू चेक इट इनटू अकाउंट व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी। कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो क्या कंपनी के पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, यू नीड टू चेक दैट। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स देखे, आइडल फंड का दही नहीं बनाना। ओके, कैश फ्लो में आप कैश फ्लो बिल्कुल सही से रखना, आइडल फंड्स का दही मत बनाना बिल्कुल भी। सो आइडल फंड्स, आर देयर अवेलेबल, आर देयर इन द फंड्स लाइंग आइडल और द कंपनी is able to reap maximum benefit out of the available fund। D for deploy, how is the company deploying its fund? A for
able to turn its investment and the inventory. How well is the company able to turn its receivables and inventories? Then A for आपको क्या चेक करना है? You need to check whether the company is able to honor its commitment. आप अपनी कमिटमेंट्स ऑनर कर पा रहे हो या नहीं? ट्रेड रिसीवेबल के रिगार्डिंग आपकी क्या कमिटमेंट्स थी? बैंक से आपने क्या कमिटमेंट किया, गवर्नमेंट से आपने क्या बोला, एंड इस अदर स्टेक होल्डर्स को आपने क्या कमिटमेंट किया? क्या आप अपने कैश फ्लो की वो कमिटमेंट पूरी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? देन आई फॉर इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपका क्या है? क्या आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सस्टेनेबल लगते हैं? कैश फ्लो के रिगार्डिंग ये 5 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. सो लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट. अगेन जस्ट लाइक आपने ये 2 पॉइंट्स ऊपर कंसिडर करे थे ना, टैक्सेशन एंड कैश फ्लो, उसी तरह आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को भी रीड मार्क करो एंड एक बार इसको पढ़े ना अगर टाइम मिले तो. अगेन इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट. आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें से अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स याद रखते हैं, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री, बैकग्राउंड, अकाउंटिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट MIS, डिटेल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, अगर इसमें से थोड़े भी पॉइंट्स याद रखते हैं दैट इज फाइन. ये सिर्फ उसका एक्सपेंशन है, नथिंग एल्स. मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर इसको भी रीड मार्क कर लो. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अगेन रीड इट. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस होगा. वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलीजेंस. अब बताओ जब आप ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हो, व्हाट शुड बी योर वर्क अप्रोच? हाउ शुड यू डू द ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज? फॉर दैट यू नीड टू रिव्यू एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी. यू नीड टू असेस द बिजनेस फर्स्ट हैंड. एक साइट विजिट करोगे, उससे आपको पता करना होगा कि आपका बिजनेस, जिस बिजनेस को आप ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हो वो बिजनेस का नेचर क्या है, और इसकी एक जनरल प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर आनी है. देन वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस विद द एक्विजिशन कंपनी और इन्वेस्टर बाय डिफाइनिंग द की एरियाज. विदाउट आइडेंटिफाइंग द की एरियाज यू वॉन्ट बी एबल टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस. तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के अंदर की एरियाज क्या है. देन हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस. आपको ड्यू डिलीजेंस के बेसिस पर आपको ऑफर अपनी कंप्लीट करनी होगी. यू हैव टू हेल्प प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ड्यू डिलीजेंस. अगेन 4 स्टेप में यहाँ पर वर्क अप्रोच दी हुई है. जस्ट मार्क इट लड्डू एंड हम इसको याद करते हैं. रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी. रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी. असेस द बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय साइट विजिट. साइट विजिट करके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जमा की, वो इन्फॉर्मेशन वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस. उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस करेंगे विद द एक्विजिशनिंग कंपनी एंड बाय डिफाइनिंग द की एरियाज. उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, रिव्यू रिपोर्ट करेंगे. उसके बाद में साइट विजिट करेंगे. फिजिकली हम उस साइट पर जाएंगे जहाँ की हमें ड्यू डिलीजेंस करनी है. उसके बाद में हम ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे. इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करना है, हमें ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट को कंक्लूड करना है. वी विल हेल्प प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट. अगेन आगे बढ़ो. व्हाट इट इज़, यहाँ पे आपको 6D याद करने. क्या डी याद करने हैं, 6D याद करने. 6D क्या, डिफाइन, डायग्नोज, डिस्कवर, डिज़ाइन, डिलीवरी, डिफेंड. Define, diagnose, discover, design, delivery, defend. What it is? It is the comprehensive model that describes this approach to the work. Okay, approach to the work ये आपकी due diligence approach है regarding the work. So just 6D आपने याद रखना है. अगर एग्जाम में आता तो ये बस 6D लिख कर आ जाना. इसके अंदर अगर मन करे तो थोड़ा just within one line you need to give a reference to what do you understand by this term. बस उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना. ड्यू डिलीजेंस में आपको कोई काम करने से पहले आपको डिफाइन करना होगा what you are going to do. You need to discover the key areas. You need to diagnose on the key areas identified by you. Then you need to design appropriately. You need to deliver the content and accordingly you need to defend. Means the आपको जो लास्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है वो लास्ट रिपोर्ट में आप बताओगे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है. सो अगेन रिकॉल ऑल दिस 6D विथ मी. व्हाट इज, डिफाइन, डिस्कवर, डायग्नोज, डिजाइन, डिलीवरी, डिफेंड. डिफाइन, डिस्कवर, डायग्नोज, डिजाइन, डिलीवरी, डिफेंड. अगेन कम विथ मी. डिजाइन, डिस्कवर, डायग्नोज, डिजाइन, define, discover, diagnose, design, delivery, defend. Once more, define, discover, diagnose, design, delivery, defend. Design, discover, diagnose, design, delivery, defend. Again, we have done it properly. How to conduct due diligence.
ड्यू डिलीजेंस समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, जितना याद करना था याद भी कर लिया, बट अभी ये बताओ ड्यू डिलीजेंस करना कैसे, है ना? ड्यू डिलीजेंस करना कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो ड्यू डिलीजेंस ही है। तो अब ये भी बता दो ड्यू डिलीजेंस करें कैसे। सो स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, क्योंकि आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है जो आपको बता दे आपको ये पॉइंट चेक करने हैं एंड योर ड्यू डिलीजेंस विल बी डन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी जजमेंट लगानी है एंड विद द पर्टिकुलर सिनेरियो, विद द पर्टिकुलर केस आपको ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है। So you have to start with an open mind. You will have to get the best team of people. You will have to get helps in all areas like finance, accounting, tax, marketing, technology, other relevant areas where you can get a 360-degree view of the acquisition candidate. आपको पता होना चाहिए you must get the 360-degree view of the acquisition candidate. इसका मतलब समझते हो, इतना भारी वर्ड है ये कि आपको 360 डिग्री पता होना चाहिए कि आपका जो भी एक्विजिशन कैंडिडेट है, मींस द पोटेंशियल एंटिटी जिसके लिए आप ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हो, उसका पूरा 100% आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्विजिशन कैंडिडेट। टॉक टू कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉयज, दे आर ऑफ ग्रेट रिसोर्सेज टू टेल अस कि इस कंपनी के हाल चाल कैसे हैं, ठीक है? देन टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। आपको रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच भी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा वो रिस्की प्रोजेक्ट हमारे लिए बन सकता है इन फ्यूचर। ओके, सो जितना ज़्यादा रिस्क होगा हमें उतने ज़्यादा कंट्रोल्स भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि रिस्क से कोई हमदर्दी नहीं करनी, रिस्क पे लगाना है हमको मिटिगेशन टेक्निक एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कोई भी मिटिगेशन टेक्निक नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस। और डीलिंग करने से पहले हमको पता होनी चाहिए इस बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं अवेलेबल। सो अकॉर्डिंगली अगर वो हमारे एम्बिट में होंगे तो हम उस बिजनेस में एंटर करेंगे, अगर नहीं होंगे देन वी विल नॉट साइन द डील। देन प्रिपेयर अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग द कंप्लायंसेज एंड सब्सटेंटिव रिस्क। हमें एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनानी पड़ेगी दैट डिटेल द कंप्लायंसेज एंड सब्सटेंटिव रिस्क इशूज़। ओके, so this is nothing but a simple 6 points। एक ओपन माइंड से आप शुरू करो। डू नॉट एज्यूम कि कुछ गलत मिलेगा, ये सोचो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली, बट स्टिल आपको गलत चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंडल्ज इन अ वेरी वेरी इन डेप्थ असेसमेंट। तो उस केस में अगर कोई भी आपको इश्यूज़ या एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे तो यू कैन आस्क विद द मैनेजमेंट, यू कैन गेट द कोऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, गेट द बेस्ट टीम। जब आपके पास बेस्ट टीम होगी तो आप बेस्ट असेसमेंट कर पाओगे। स्किल्ड पर्सन होने चाहिए। कैसे पर्सन? जिसको फाइनेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, लीगल, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं है तो आप क्या वहाँ ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हो। देन टॉक टू, आसपास के जितने लोग हैं उन लोगों से बात करके तब आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी की कैसी, जो आपकी अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, आपको पता चल जाएगा ये कंपनी कैसी है। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, क्योंकि रिस्क की बेसिस पर हमारे डिसीजन काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से हम अपना डिसीजन डिटरमिन करेंगे। देन प्रिपेयर अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट दैट डिटेल द कंप्लायंसेज एंड सब्सटेंटिव रिस्क एंड द इशूज that needs to be faced in that compliances या substantive risk. So this is what is about due diligence. Then हम चलते हैं content of the due diligence report. यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं, हमें रिपोर्ट में क्या क्या लिख कर देना है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें रिपोर्ट में देना क्या क्या है। So what are the contents of due diligence report? Content of due diligence report will always vary with the individual circumstances. Like एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, हमें यहाँ पे हेडिंग को, इसको कर लो याद, इसको मार्क कर लो लड्डू। हेडिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है, नहीं तो इसमें कोई एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है वेदर इट फॉर्म पार्ट ऑफ द ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट और नॉट। ठीक है, ये पूरी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट की हेडिंग है। हम हेडिंग याद कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम देंगे एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट, टारगेट कैसा है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलीजेंस, टी फॉर टीम ऑफ रेफरेंस एंड द स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, कंपनी की हिस्ट्री भी बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या, कौन कौन शेयर होल्डर है, उसने कितना कितना होल्ड कर रखा है वो भी बताएंगे, ऑब्जर्वेशन, हमने जो रिव्यू किया उसकी ऑब्जर्वेशंस हमें क्या मिली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन ही करने के लिए पूरा ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस करते हैं।
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कितना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना है, वैल्यूएशन ऑफ असेट क्या है, इसका असेसमेंट करके देंगे। प्रॉपर्टीज़, टर्म्स ऑफ लीज, लियन, इनकम्बरेंसेस, सब के ऊपर हम कमेंट देंगे। देख लो ना कितना कॉम्प्रहेंसिव है, कितना इन डेप्थ, कितना ज़्यादा डिटेल असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट, टैक्स, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़, पॉसिबल लायबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था। असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ, यू नीड टू असेस द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। भाई नेटवर्थ के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट। जब हमारा पेमेंट ही गलत होगा तो उस केस में हम क्या प्रॉपर अपनी टारगेट को प्रॉपर एक्विजिशन कह पाएंगे, नहीं तो उस केस में ड्यू डिलीजेंस करवाना ही बेकार है। जब हम पेमेंट ही ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड असेट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में कोई सेंस नहीं बनता आपके असेसमेंट का। इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विद ग्रुप एसोसिएट कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल that is subject to litigation or any other likely liability which is not provided for in the books of accounts, you need to check that too. SWOT analysis आपको चेक करना है, future projections देखने हैं, charges, lien, mortgage, assets and properties of the company you need to check, and the suggestion on ways and the means including affidavit, indemnities that is to be that are to be executed to cover the unforeseen or undetected contingent liability. Then you need to give suggestion on various aspects to be taken care of before and after the proposed acquisition and the merger. यहाँ पर हमारा पूरा ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट ख़त्म होता है, ठीक है। बट अभी इसको याद करना है। सो दो टुकड़ों पर बांट लो, ठीक है, दो टुकड़े कर लेते हैं, इसके पढ़ लेते हैं। EI सबसे पहले यहाँ पर लिखो, देखो मैं पूरा फॉर्मेट एक साथ ओपन कर रही हूँ, ओके। और यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट कि आपको पूरा याद करना है। अगर जितने ये फर्स्ट पेज में दिए हैं इतना भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स भी याद होते हैं देन इट्स फाइन, यू नीड नॉट टू बॉदर अपॉन कि पूरा याद करना है। पूरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा आपको याद करना है, बिकॉज एट द एंड दिस इज़ नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, दीज आर ओनली द एग्जाम्पल्स। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्रोनिम बनाया है, EI बॉट BSO, BOT बॉट BSO, ओके। देन असेसमेंट ऑफ FMV, assessment of FMV, OTP, assessment of FMV, OTP and the assessment of net worth. अब इसको इस पूरे एक्रोनिम को यूज़ कैसे करना है, लेट मी टेल यू। EI का मतलब क्या है, यहाँ पर EI का मतलब है 2 पॉइंट्स, दो करके याद करा रही हूँ। तो EI का मतलब एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन। देन बॉट मतलब बैकग्राउंड ऑफ टारगेट, objective of due diligence, terms of reference and the scope of verification. EI executive summary, introduction. BOT for background of the target, objective of the due diligence. T for terms of reference and scope of the verification. BOT EI BOT हो गया BSO. BSO means brief shareholding of the company. Brief shareholding of the company. S for shareholding pattern over observation on the review. Then assessment of FMV. FMV, F for financial liability, M for management structure, V for valuation of asset. Assessment of what? Assessment of financial liability, assessment of management structure, assessment of valuation of asset. So assessment of FMV, assessment of OTP. OTP means operating result. T for taxation statutory liability, P for property lease of terms of lease, lien and encumbrances. ठीक है, सारे जितने भी आपके टर्म्स हैं, प्रॉपर्टीज, असेसमेंट ऑफ लीज, लियन एंड इनकम्बरेंसेस, यू नीड टू कमेंट अपॉन। एंड यहाँ पर जो असेसमेंट हमने बोला था तो OTP, O फॉर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, T फॉर टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी, इसके नीचे वाला P यहाँ पर कंसिडर कर लो बिकॉज दिस इज रेलेवेंट टू असेसमेंट, तो इसको कंसिडर कर लो। ये पॉइंट आप अलग से ले लेना, कॉमेंट वाला पॉइंट अलग से ले लेना, इसको कंसिडर कर लो। P में पॉसिबल लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन एंड द लोकल प्रोसीजर्स अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारी पूरी मैक्सिमम रिपोर्ट कवर हो गई। देन असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ, ठीक है, इतना याद कर लो, इट्स फाइन फॉर यू, बस हम इतना ही याद करके चल रहे हैं। और उसके बाद नीचे के जो पॉइंट अगर आपको याद होते हैं देन इट्स फाइन, अगर नहीं होते तो भी कोई इशू नहीं। क्या पॉइंट्स हैं, SWOT एनालिसिस, कमेंट्स ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन,
status of charges, lien, mortgage, asset and properties of the company, suggestions on the way and means, including affidavit, indemnification and execution to cover the unforeseen या undetected contingent liability या various aspects to be taken care of या before the proposed बिफोर और आफ्टर द प्रपोज मर्जर, जो आपका प्रपोज मर्जर है उससे पहले या बाद में अगर लगता है रिव्यूअर को कि कोई पॉइंट्स कंसिडर किए जाने चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है. सो मेनली मैंने आपको इतने पॉइंट्स याद कराए. अगेन कम विथ मी. ई आई एग्जीक्यूटिव समरी, आई फॉर इंट्रोडक्शन, BOT background of the target, objective of the due diligence, T for terms of reference and scope of verification. EI bought BSO, B for brief history of the company, S for shareholding pattern, O for observation of the review. क्या हुआ? EI executive summary introduction, bought B for background of the target, objective of the due diligence, terms of reference and the scope of verification. BSO background, brief history of the company, S for shareholding pattern, O for observation ऑन द रिव्यू. बॉट EI बॉट BSO हो चुका है. देन असेसमेंट ऑफ FMV, OTP एंड नेटवर्थ. FMV मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी, M फॉर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, V फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट. अगेन कम विथ मी. असेसमेंट ऑफ FMV, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट. FMV असेसमेंट ऑफ OTP, operating result, taxation and statutory liability. P for possible liability on account of litigation and legal proceeding against the company. Assessment of possible liabilities on account of litigation and the legal proceeding against the company. And यहाँ पर आता है हमारा असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ. असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ ये हो गई हमारी पूरी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट. ओके, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटायर ड्यू डिलीजेंस